हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करने का, वो आज डेट है जून 9, 2020। इसमें जो हम पहला आर्टिकल ले रहे हैं डिस्कशन के लिए है वो है फाइटिंग सी ब्लाइंडनेस। ये आर्टिकल के ऑथर हैं रिटायर्ड कैप्टन D.K. शर्मा, जो अर्लियर स्पोक्स पर्सन भी थे इंडियन नेवी के। तो इस आर्टिकल में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं ये हम एनालाइज करेंगे अपने मॉडल के द्वारा। तो ये रहा मेरा मॉडल, जिसमें आप देख सकते हैं कि जस्ट बिफोर एनालाइजिंग दिस आर्टिकल विल लिटिल बिट डिस्कस अबाउट द मॉडल ऑफ whatever the model we are using here to discuss this article. So this model contains three circles A, B, C, and between A and B there is a transition. So that transition for this article is a statement that is in support of third aircraft carrier. Means this article support that India should have third aircraft carrier. Now for this support of this argument, what are the things author has put that we are going to discuss. So ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल हम तभी अप्रिशिएट कर सकते हैं जब हमको प्रीवियस बैकग्राउंड इसके बारे में मालूम हो, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड आर्टिकल है। तो प्रीवियस बैकग्राउंड इसकी हमको मालूम होने के लिए हमें ये आर्टिकल जो कोट कर रहा है एक प्रीवियस आर्टिकल को, जिसमें कि इंडिया को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर रखने के अगेंस्ट में आर्गुमेंट किया गया था, फिर ये उसका रेफरेंस इस आर्टिकल ने यूज किया है। लेकिन इसके अलावा हमें यह मालूम होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है और व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड, ऑपरेट एंड रोल ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर इन ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है या सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में सपोर्ट देता है। इसके साथ हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा ट्रेड है वो मोस्टली थ्रू सी होता है, और उसमें सी लेन की जो सिक्योरिटी है, सी लेन को जो सिक्योर करने का जो नेवल फोर्स रूल अप्लाई करते हैं उसका क्या महत्व है और उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। ये सारे इसके कॉन्टेक्स्ट हैं। इसके साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो अभी वर्तमान में बजटरी कॉन्स्टेंट जो चल रहा है ड्यू टू कोविड-19 और कई वजह से, उन सारी सिचुएशन में थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को रखने का डिसीजन सही है या गलत है, ये फैक्टर है जिसको हमको एनालाइज करना है। और इसके साथ ही हमको ओवरऑल सिक्योरिटी एस्पेक्ट, ग्लोबल या रीजनल लेवल पे क्या सिक्योरिटी एस्पेक्ट है और किस तरीके से वॉर डॉक्ट्रिन इवॉल्व हो रहा है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल बैकग्राउंड देता है इस आर्टिकल को एनालाइज करने का। इसके बारे में बहुत सारे ओपन लिटरेचर में चीज़ें अवेलेबल हैं जिसके बारे में पढ़ के आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। और ये आर्टिकल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये आपको चॉइसेस लेने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि जो रियल लाइफ भी सिचुएशन ऐसी ही रहती है जिसके हर डिसीजन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और उस कंफ्यूजिंग इन्वायरमेंट में आप कैसे डिसीजन लेते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ऑथर ने इन सपोर्ट ऑफ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर रखने के लिए अपना आर्गूमेंट पेश किया है, और उस आर्गूमेंट को हम एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑथर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर रखने के सपोर्ट में जो अपना आर्गूमेंट रखता है वो ये बताता है अपने आर्टिकल में कि जो पास्ट रोल ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर क्या था, पर्टिकुलरली 1971 वार में। किस तरीके से 1971 वार में उस समय जो इंडिया के पास जो सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत, उसने किस तरीके से अपना रोल प्ले किया था, और किस तरीके से जो ईस्ट पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेट करने से वो वार की सिचुएशन हमारे फेवर में आई थी, और किस तरीके से कंपेयर टू एयरफोर्स, किस तरीके से जो एयरक्राफ्ट बेस्ड ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर थे उन्होंने जो
ढाका में या फिर चिटगांव में किस तरीके से एयरफील्ड में बमबारी करके उन्होंने वो सिचुएशन हमारे फेवर में की थी। तो एक्चुअली बेसिकली इसमें इस हेड के तहत हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि पास्ट में किस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर ने रोल प्ले किया था। ये एक्चुअल में उसके सपोर्ट में आर्गुमेंट पेश किया जा रहा है कि लुक, इन द पास्ट दिस एयरक्राफ्ट कैरियर हेल्प्ड अस। तो यहाँ पर हमको इस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना है। फिर दूसरा आर्गुमेंट इसमें चाइना का लिया गया है। चाइना भी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, और लेकिन इसके पहले जो आर्टिकल था जिसको रिबटल में ये आर्टिकल गया है, उसने पहले ये क्लेम किया था कि चाइना ने पहले अपनी लैंड आर्मी को फोकस किया, उसके बाद में उसने नेवल साइड फोकस किया। लेकिन ये ऑथर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ऑथर कोट कर रहा है एक वाइट पेपर, डिफेंस वाइट पेपर, जिसमें कि चाइना को सजेस्ट किया गया है कि वो अब अपने नेवल कैपेसिटी को इन्हेंस करे। फिर ऑथर ये भी कहता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना, उसका एक्सप्लॉयटेशन करना, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें मास्टरी आपको सडनली एयरक्राफ्ट कैरियर रखने भर से नहीं आती है। ये एक इवोल्यूशन है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आप ओवर ए पीरियड सीखते हो। तो इस तरीके से इट इज़ अगेन इन द फेवर ऑफ कीपिंग थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। एंड थर्ड थिंग जो उसके सपोर्ट में ऑथर ने बोला है कि जब भी आप एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हो, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव अफेयर है किसी भी कंट्री के लिए, तो उससे आपकी इकोनॉमी किस तरीके से इम्प्रूव होती है। क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में बहुत सारी टेक्नोलॉजिकली और जो स्मॉल लेवल के इंडस्ट्रीज़ हैं, लेबर है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं एक किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में और ऑपरेट करने में। तो ये जो ओवरऑल उसका इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, वो भी आपकी इकोनॉमी के लिए बेनिफिट रहता है। थर्ड आर्ग्यूमेंट जो इसके सपोर्ट में ऑथर ने कहा है कि इवॉल्विंग जो वॉर डॉक्ट्रिन है, जिसमें कि स्विफ्ट और शॉर्ट और इफ़ेक्टिव ऑपरेशन की, मिलिट्री ऑपरेशन करने की बात कही जा रही है। इसमें जैसा आप देख सकते हैं कि कोल्ड स्टार का एक जो डॉक्ट्रिन है कि आप अपने मिलिट्री ऑपरेशन फास्ट और कम समय में इफ़ेक्टिव तरीके से कंडक्ट करें, वो प्रोलॉन्ग वॉर नहीं चाहते हैं। तो उस कंडीशन में किस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर आपके इस वॉर डॉक्ट्रिन के लिए, इवोल्यूशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये भी एक उसके लिए पॉजिटिव रिलेशनशिप, कोरिलेशन इसके और एयरक्राफ्ट कैरियर रखने और वॉर डॉक्ट्रिन के बीच में ऑथर ने ट्राई किया इस्टेब्लिश करने का। तो ओवरऑल ये एक कॉन्टेक्स्ट है। इस कॉन्टेक्स्ट में उसके सपोर्ट में ये चीज़ें, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के सपोर्ट में ये चीज़ें रखने के लिए ऑथर ने डिफरेंट आर्गुमेंट पेश किए हैं। इसका महत्व तो इसलिए है क्योंकि ये किसी भी पॉलिसी मेकर के लिए एक ऑप्शन है इसमें, क्योंकि उसे ये डिसाइड करना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर इस पर्टिकुलर बजटरी कांस्टेंट में रखना है कि नहीं रखना, और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो ये पहला आर्टिकल था। अब हम दूसरे आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि है रिलेटेड टू सेलिंग स्पेस। ये हिंदू का एक एडिटोरियल है जो अगेन सेम 9 जून 20 को पब्लिश किया गया है। इसका बैकग्राउंड ये है कि अभी आपने देखा है कि इलॉन मस्क के स्पेस एक्स के द्वारा एक ड्रैगन फ्लाइट किया गया है, और ये एक स्पेस फ्लाइट थी जो कि प्राइवेटली की गई थी, और इसको लेके ये एडिटोरियल अपने कमेंट कर रहा है, जिसका बैकग्राउंड ये है कि यूएस के जो नासा ऑर्गेनाइजेशन है उसने ह्यूमन स्पेस लॉन्च प्रोग्राम काफ़ी दिनों से स्टॉप कर रखा है, और लेकिन वो अपने यूएस के एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए पर पर्सन वो $18 मिलियन रसिया को पे करता है। और ये पहली बार जो अभी रिसेंट जो फ्लाइट हुई है स्पेस एक्स की,
वो आफ्टर गैप ऑफ 9 ईयर्स हुआ है कि एक यूएस एस्ट्रोनॉट यूएस की जगह से यूएस के कंट्री से लॉन्च किया गया। तो अब यहाँ पर जो हम देखते हैं उसी मॉडल में हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ बेसिकली ट्रांजिशन हो रहा है जो स्पेस फ्लाइट का, वो फ्रॉम गवर्नमेंटल कंट्रोल से प्राइवेट और कमर्शियल डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि अर्लियर हमारा एक्सपीरियंस ये है कि जितनी भी स्पेस या स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी थी मोस्टली इट वाज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। नाउ इट इज़ ग्रेजुअली शिफ्टिंग टू प्राइवेट एंड कमर्शियल डायरेक्शन। और उसके पहले इंस्टेंस में हम ये देखते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है जिसमें नासा और स्पेसएक्स जॉइन हैंड कर रहे हैं। और इस तरीके से नासा एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने में सहायक सिद्ध हो रहा है और वो एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है जिसमें कि प्राइवेट और कमर्शियल तौर पे बिजनेस डेवलप हो सके। क्योंकि ये स्पेस का जो एक बिजनेस है इसमें ह्यूज कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेस ट्रेवल करना चाहते हैं और भी इसके सैटेलाइट हो गया है या मिलिट्री एप्लीकेशन है या बहुत सारे और इसके एप्लीकेशन है, मैपिंग के एप्लीकेशन है। तो उस एप्लीकेशन का जो कमर्शियल एस्पेक्ट है, बिजनेस एस्पेक्ट है, उसके लिए नासा प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में उनको सपोर्ट कर रहा है और उनको इनकरेज कर रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो एंटरप्रेन्योरशिप है पर्टिकुलरली स्पेस को लेके वो उसे काफ़ी नर्चर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें फेलियर रेट काफ़ी हैं। और जो जैसा कि स्पेस एक्स का मॉडल था कि वो फ्लाई टेस्ट फेल फिक्स मीन्स दे लर्न बाय देयर ओन एक्सपीरियंसेस। तो ये लर्निंग कर्व को मेंटेन करना किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है अगर उसे स्पेस फील्ड में आगे बढ़ना है तो, क्योंकि एक हाई रिस्क हाई स्टेक एरिया है। लेकिन इसी वजह से इसमें कॉस्ट को लेके, इनोवेशन को लेके और सेफ्टी को लेके कई सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसमें कि काफ़ी संभावनाएं हैं कि इसे इम्प्रूव किया जा सकता है अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। और ये इन्वॉल्वमेंट तभी होगा जब ये प्राइवेट और कमर्शियल डायरेक्शन में जाएगा। तो एक तरीके से हम ये देखते हैं कि जो ये पॉलिसी में चेंज आ रहा है कि ऐसे प्राइवेट या कमर्शियल डायरेक्शन में लेकर जाए और एंटरप्रेन्योरशिप को इन्वॉल्व किया जाए, तो इसमें ये चीज़ें हमें रिस्क है और ये चीज़ें हमें इसकी बेनिफिट है। तो यहाँ अगेन हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है और इसको समझना है कि ओवरऑल किस पर्सपेक्टिव में ये चीज़ें हो रही हैं। एडिटोरियल इंडिया के बारे में भी कह रहा है और इंडिया में जैसा कि आप देखते हैं कि ये मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी कंट्रोल्ड है ISRO के द्वारा, और उसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एडिटोरियल का सजेशन है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और नॉन पार्टीजन अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि इसमें लेके हमारे अभी के एक्सपीरियंस सही नहीं थे और ये फ्यूचर के लिए एक तरीके से आगाह कर रहा है कि अगर हमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप इसमें स्पेस क्षेत्र में अगर बढ़ानी है तो उसके साथ में हमें अकाउंटेबिलिटी और नॉन पार्टीजन अप्रोच के साथ में हमें इसको हैंडल करना है। तो ये बेसिकली दो आर्टिकल हैं जो आज हमने कवर किए हैं यूजिंग द सेम मॉडल, और ये आपको इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप एनालाइज करते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिकल जो आपको आर्टिकल मिलते हैं वो मोस्टली वन साइड रहते हैं। तो उसके दूसरे पक्ष को भी समझना और उसके आर्गुमेंट की में कितनी वेट है उसको समझना, ये आप कर सकते हो जब आपको काउंटर व्यू भी किसी भी चीज़ के बारे में मालूम हो। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध होगा। धन्यवाद।